गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 8 है। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, यानी अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो धार्मिक सुधार आंदोलन उनके द्वारा किए गए या भारत के लोग जो पढ़ लिख गए तो भारत के लोगों के द्वारा किया गया, उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। आप लोगों को जानने वाली बात है कि इससे पहले के जितना हो, जैसे क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, 7 का हो, 8 का हो, इसी तरह सारे का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। हम इसके प्ले लिस्ट में भी उसका लिंक दे देंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। पहले के अध्याय में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। राजा साहब कैसे हो गए थे? जो लगान में राजा साहब देखे थे, बैठते तो थे अंग्रेजों के साथ, लेकिन उनका मन भारतीयों के लिए था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। इस अध्याय में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थी जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके जीवन पर अभी क्या असर पड़ेगा और उस समय क्या असर पड़ा, यानी कि आज के लोग जानेंगे कि उस समय की स्थिति क्या थी, तभी तो इतना समाज सुधार हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका साइड इफेक्ट हुआ, कुछ भारतीय लोग अंग्रेजों के पक्ष में हुआ, कुछ उसके खिलाफ हो गया। पढ़ा लिखा लोग 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि जो न पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इस बदलाव का विरोध किया और वही लोग प्रायः अंग्रेजों के खिलाफ थे। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चलाते थे। वो अंग्रेज केवल कंपनी न थी, वह प्रशासन में भी भाग लेती थी। आज का जो शासन चलता है उसी तरह उस समय भी शासन चलता था, लेकिन वह कंपनी या कहिए कि अंग्रेज ही शासन चलाते थे, क्योंकि भारत में अंग्रेज उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। इसको क्या कहा जाता है? वाइट मैन बर्डन थ्योरी, मतलब कि वे लोग गोरे हैं यानी सब है, भगवान ने उनको अच्छा बनाकर भेजा है, तो वो लोग चाहते थे कि उसी तरह का अच्छा यहाँ के लोगों को भी बना दिया जाए। और बनाए थे, गए तो गए, अंग्रेजी का झंडा देकर चले गए। और जो आजकल कोट पैंट शर्ट पहनते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं वह उन्हीं लोगों की देन है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। आप लोग जो मोगली कार्टून आता है या जो जंगल बुक की कहानी पर आधारित है वो देखे हुएगा तो खूब अच्छा लगा होगा कि मोगली इसमें जंगल में रहने वाला एक जीव है और इंसान से उसको खतरा है। अंत में इंसान आएगा, बंदूक लेकर पकड़ कर ले जाएगा। लेकिन उस मोगली मतलब क्या? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा मोगली यानी जंगल का जीव नहीं था। उस मोगली मतलब जो भारत में रहने वाले इंसान, यहाँ के मानव जो जंगल में रहते थे, वही मोगली है, जो जानवर के साथ रहता है। इसलिए इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? प्रजा मतलब ऐसा कि जब राजा साहब जाएं या जब सरकार जाए तो उनका सैल्यूट करें, उनको सम्मानित करें। ऐसा ना कि जब वो आए यहाँ के जनता दरबार में तो उनको बम से उड़ा दे। ये कितनी बुरी बात है। कदम उठाए। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के बारे में सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे और इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। उनमें भी मतभेद था कि यहाँ के लोगों को कैसे सभ्य बनाया जाए, यहाँ के लोगों को यहीं का तौर तरीका सिखलाया जाए या वहाँ का तौर तरीका। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम ही है कंपनी, यानी यह कंपनी था तो कंपनी क्या काम करेगी? जिसमें उसको फायदा हो, यानी वह अपने लाभ के लिए काम करेगी। तो कंपनी को लाभ किस में था कि वहाँ से यानी इंग्लैंड से जो मजदूर या कोई श्रमिक काम करने आता था तो वह तो इंग्लैंड का गोरा हो गया तो उसको वेतन अधिक चाहिए था। अब कंपनी को तो इसमें घाटा है, कंपनी को तो चाहिए हर चीज़ सस्ता। तो कंपनी क्या सोचा कि हम लोग क्यों नहीं यहीं के लोगों को सिखा पढ़ा दे और वही यहाँ के लोग हमारा भाषा समझ जाए यानी अंग्रेजी समझ जाए, ताकि वो यहीं के लोगों को बहाल कर देंगे और उनको कम खर्च में ही उनका काम चल जाएगा। तो सही मकसद यही था एकमात्र, यहाँ पर शिक्षा का प्रसार कहिए या कुछ भी कहिए, कि अंग्रेजों को अपने लायक कुछ आदमी चाहिए थे, जिसके लिए इन्होंने सारा ताना बाना बुना, सारे तामझाम किए थे। भाषाविद मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं या भाषाओं का जानकार हो, भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी भी कह सकते हैं।
तो वह क्या होता है, वह भाषाविद होता है। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोचते रहे थे। शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। यहाँ देखिए, विलियम जोन्स फारसी भाषा सीखते हुए, यानी शुरू में जब अंग्रेज आए तो वे लोग यहीं की भाषा सीख रहे थे। तो ये विलियम जोन्स हैं, वो फारसी भाषा सीख रहे हैं। अब विलियम जोन्स के बारे में कुछ बताइएगा कि इन्होंने क्या किया था। आगे देखिए, प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में 83 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। किनको? तो विलियम जोन्स को सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में क्या होगा? कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकी किया, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। यानी यहाँ आए तो वो संस्कृत भी सीखे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियाँ रखते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक, इनका पिक्चर देखिए, ये मूर्ति है, और नथेनियल हालहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। तो किसने? तो विलियम जोन्स का ही मुख्य रूप से योगदान है। किसमें? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन में। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। हेनरी थॉमस कोलब्रुक का ये मूर्ति है, कहाँ है? तो वह संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बीच में डार्क आया। यानी इनके हिसाब से जो इस्लाम इन्वेजन हुआ भारत पर, तो क्या था? भारत के लिए सांस्कृतिक पतन का काल था। परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। ऐसा क्यों? इसके नज़रिए दो भी थे। एक भी और कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत से सत्ता कैसे हथियाया था? तो मुसलमानों यानी इस्लाम से लिया था। मुसलमान यानी मुगल के बाद ही अंग्रेज आए थे। तो उन लोगों को डर था कि अगर हम लोग इसी तरह इस देश को छोड़ दें तो फिर मुसलमान हावी हो जाएंगे। इसलिए ये लोग हिंदुओं को जागृत कर रहे थे। यानी कि क्या कर रहे थे? दोनों तरफ का जो संतुलन था वह ये बराबर करना चाह रहे थे, ताकि हिंदू भी जागृत हो जाए तो हिंदू मुस्लिम आपस में ही लड़ लें
और बीच में अंग्रेज आराम से शासन करे। यह भी एक तर्क है। दूसरा यह भी तर्क है कि जो आज जो हिंदुस्तान है, जिसमें आज हिंदू है या आज जो भाजपा पार्टी सत्ता में आई है, या जो हिंदू का जो स्थिति है, कारण कि भारत के पश्चिम में देखिए सारे कंट्री इस्लामिक कंट्री है, भारत के पूर्व में देखिए बांग्लादेश, देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जितने भी कंट्री हैं सब इस्लामिक कंट्री हैं। लेकिन बीच में जो हिंदुस्तान कहें कि हिंदू ही बहुल है अभी, तो क्यों है? इस सब का श्रेय किसका है? तो अंग्रेजों को ही जाता है। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिसे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते थे। मतलब इन लोगों का यह कहना था कि ये अंग्रेज जो आया है या कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखे, यहाँ के सांस्कृतिक जो कामकाज है, यहाँ के जो भाषा है, यहाँ के रीति रिवाज है, इसमें दखलंदाजी न करे, उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकता है। मतलब क्या? सबके मूल में क्या था कि अंग्रेज अपना जो अंग्रेज का जो हित है या जो स्वार्थ था या जो अंग्रेजों की जो शासन सत्ता थी वो उसको स्थापित करने के ये सब तरीके थे। कोई सॉफ्ट तरीका था, कोई हार्ड तरीका था, लेकिन तरीका तो तरीका ही था, या कहीं के हथकंडा था। मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, यानी हम लोग ऐसे स्कूल कहते हैं या विद्यालय, वही अरबी में इसको कहिए मदरसा। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया था। कौन खोला मदरसा? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। यहाँ देखिए वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक रिचर्ड वेस्ट माकोट ने बनाया होगा 1830 में। अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में यह स्थित है। यानी बीच में वारेन हेस्टिंग्स एक तरफ यहाँ पर देखिए और एक दूसरा इधर देखिए, यानी कह सकते हैं एक तरह हिंदू होगा, एक तरह मुसलमान होगा। या इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक हैं, यानी भारतीयों के समर्थक हैं। यह कपड़ा भी देख लीजिए, इंडियन पहने हुए हैं। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी है। यह पंडित जी हैं और ये मुंशी हैं। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ? बनारस में हिंदू कॉलेज, ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इस विचारों से सहमत न थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे, यानी वो कहते थे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हम लोग को जो भी कुछ सिखाना चाहिए वह अंग्रेजी में सिखाना चाहिए, या अपना धर्म अपनी भाषा का प्रचार करना चाहिए। यहाँ देखिए आ गया शब्द प्राच्यवादी, मुंशी, वर्नाकुलर, इन सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं पहले। प्राच्यवादी यानी प्राच्य मतलब पूर्व, तो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग, तो क्या कहेंगे? प्राच्यवादी। मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसको क्या कहेंगे? मुंशी। वर्नाकुलर यानी यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्थानीय बोलचाल की भाषा है, इसको बोली के लिए ही इस्तेमाल कर देंगे कि यह लैंग्वेज नहीं है, अभी यह बोली है। जैसे कि हिंदी भाषा है लेकिन भोजपुरी और राजस्थानी बोली है।
भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। पूर्व की जघन्य गलती, यानी ये जो कटु आलोचक थे, अब यह क्या बताएंगे देखिए। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है, यानी छिछला है, उसमें कुछ सोच नहीं है, उसका विचार नहीं है अपना। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। उन लोगों का सिंपल तर्क था, अगर ये लोग इतना ही ज्ञानी थे, इतना ही विद्वान थे, सब जानते थे, तो अंग्रेज जो कंपनी आई थी वो शासन कैसे करने लगी, यानी कि इसमें कुछ कमी है। लेकिन दूसरी बात तो यही है कि वो लोग, उन लोगों को डर था कि अगर यहीं के भाषा का विकास कर देंगे तो उन लोगों का गद्दी, जो अंग्रेजों की जो सत्ता थी, उस पर खतरा था। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय यह पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की है, यानी टेक्निकल एजुकेशन कहिए। भारत में क्या हो गया, इंडियन आर्ट एजुकेशन, और वो टेक्निकल एजुकेशन हो गया। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। क्या नाम इनका, तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले, वही मैकाले जिन्होंने अंग्रेजी का कोट पहना दिया। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। यही मैकाले महोदय का पिक्चर है। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना, यानी कोई पुस्तकालय हो उसका एक अलमारी, मान लेते हैं यह अलमारी, यानी एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। और अंग्रेज क्या हो गया, यूरो अंग्रेजी पूरा वो एक लाइब्रेरी है विशाल। वो कौन लाइब्रेरी, तो उसका एक छोटा मोटा लाइब्रेरी। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। यानी यहाँ के लोग क्या होंगे, तो सेकुलर हो जाएंगे। मैकाले के मिनट्स, यानी मैकाले का विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई थी। कहा गया कि चलो, जिस तरह की आज सरकार क्या कहती है कि जो मंदिर है वह ओल्ड हो गया, इसको छोड़ दो, हम लोग को नहीं करेंगे, हम लोग एजुकेशनल शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूट बनाएंगे, IIM बनाएंगे, बहुत सारे कुछ करेंगे। वही कहा सरकार ने कि जो संस्कृत और मदरसा कॉलेज थे इन लोगों को छोड़ दीजिए, आप ये अंधकार के मंदिर हैं की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच, जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है।
इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए फिर से दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। यानी कि वो लाभ ही लाभ था। तभी तो जो सरकार कोई भी नया काम करती है तो क्या करती है कि इसमें ये फायदे है, इसको वो फायदे, इतना लाभ है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझाने या समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि यहाँ के लोग जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में ही सोचेंगे, वहीं का नकल कर देंगे, उसी के कल्चर का कॉपी करेंगे, वहीं के खान पान का भी कॉपी करेंगे, तो क्या होगा, यह देश आयातक हो जाएगा। और आज भारत क्या है, पूर्ण रूप से आयातक है, क्योंकि इसको सब कुछ पश्चिम का चीज़ अच्छा चाहिए लगता है। क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि यूरोप को ही फायदा होगा। यहाँ देखिए, यह है मैकाले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 को उन्होंने जो बोला था, वो यहाँ देखिए क्या बोला इन्होंने। अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने क्या कहा, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आम तौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती है, सुनिए, कुछ नहीं है, न ही वैज्ञानिक है। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजियों के बारे में क्या कहा, तो यहाँ के भाषा के बारे में उनका ये ओपिनियन था। किसका, तो मैकाले महोदय का। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। यानी कि अब एथिक्स की पढ़ाई आरंभ हो गई। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी न रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता यानी स्किल की कमी है। आज भी देखते हैं स्किल इंडिया मिशन, बहुत तरह के मिशन, तो वही स्किल उस समय भी चाहिए था। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे। यहाँ देखिए, यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क है, तो वुड डिस्पैच है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था कि हम जोर देकर यह बात हमें, माने वो लोग अपने बारे में बोल रहे हैं कि जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतम कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। यानी यह भाषा क्या था, जो इनका जो ये लोग का एजुकेशन वह साम्राज्यवादी ही था, इंपीरियलिज्म ही था। इनका मकसद यही ना है, सरकार को भरोसा दे रहे हैं कि भाई हम जो पढ़ाएंगे ना, इससे तुम्हारा टेरिटरी बढ़ जाएगा, तुम्हारा पावर बढ़ जाएगा, इसलिए पढ़ाने दो। 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय, तो इस तरह का उसका बिल्डिंग उसमें बना। तो बिल्डिंग में देख लीजिए, कोई यहाँ के मंदिर की जैसा नहीं, यहाँ का महल जैसा नहीं है, यह भी यूरोप के यानी चर्च के जैसा है। नैतिक शिक्षा की मांग, ये किन का पिक्चर है, तो देख लेते हैं। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना की थी। याद कर लीजिए, कहीं कभी क्वेश्चन चला है कि श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसने की थी। इनका नाम है विलियम केरे। कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के थे। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया था। सबने तो नहीं किया होगा, लेकिन कुछ ने जरूर किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही
संभव है। इन लोगों का मतलब अपनी डफली अपनी राग वाली बात है, सब अपना अपना डफली पीट रहे थे। 1813 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट आएगा उसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार केवल चीन चाय तक ही सीमित कर दिया जाएगा और भारत में विदेशी कंपनी और मिशनरियों के प्रचार के लिए उनको आने की खुली छूट दे दी जाएगी। तो प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर क्या था, यह डेनिश इलाका था, यहाँ देखिए डेनमार्क का, अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। तो नॉर्मल बात है, आज भी देखिए जो सरकार कुछ और करती है, अगर जो विपक्ष में है, जो पार्टी सत्ता में न है, वो सरकार के खिलाफ बोलेगी। तो यह अंग्रेज बोला कि हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो लोग नहीं, अंग्रेजी खराब बात है, नहीं पढ़ाएंगे। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। श्रीरामपुर कहिए यह पश्चिम बंगाल में है। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती थी। किसका विचार था? तो ये अंग्रेजों का विचार था। मतलब कि उनको सत्ता कैसा चाहिए था, एकदम साफ सुथरा सत्ता, उसमें कोई विद्रोह ना हो, न कोई विरोध हो, आराम से वो पैसा उठाकर यहाँ से इंग्लैंड ले जाएं। अगले बार अगला वीडियो अगले चैप्टर यानी अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।